आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। सलाम है हमारे वीर सैनिकों को, उनके कर्तव्य, अदम्य साहस, उनकी वीरता, उनके शौर्य को। सलाम है देश के जांबाज सपूतों को, देश की सुरक्षा के प्रति उनके जज्बे और उनके बलिदान को। 102.6 पर आप सुन रहे हैं हमें दिल्ली एनसीआर में और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर देश भर में। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर तो दुनिया भर में हम हैं आपसे रूबरू, दिल से दिल तक। मेरा नाम है शाहिद और ये है संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं देश का नंबर 1 रेडियो एफएम रेनबो पर। मेरा नाम है शाहिद और हम स्वागत करते हैं आप सभी लिसनर्स का हमारे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 एफएम रेनबो पर। और अब स्वागत करेंगे हम हमारे आज के विशेष अतिथि, हमारे खास मेहमान का, ऑपरेशन विजय। आज के स्टेज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं छोटा सा। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम जैसे महत्वाकांक्षी ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन जैसे अवार्ड से 3 बार सम्मानित। और इतना ही नहीं, फ्लाइंग में एक्सीलेंस के लिए इन्हें 2 स्टार फ्लाइट सेफ्टी अवार्ड से भी नवाजा गया है। प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल अजय दीप सिंह, रिटायर्ड। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। सर कैसा लग रहा है आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आप आए हैं? तो आपके साथ हम ये स्पेशल शो कर रहे हैं जो हमारा डेडिकेटेड है हमारे आर्म्ड ऑफिसर्स को, हमारे सोल्जर्स को। इट्स अ प्लेजर, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके का। थैंक यू सो मच सर, आपके आने का, आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए। और सर हम बात करेंगे आज के हम अपने इस शो के लिए कि हम जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था सर थोड़ा सा, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट खुद भी हो रहा था शो करने से पहले। तो वही मैं शुरू करूंगा वो एक्साइटमेंट से ही कि आपका जो 25 साल का जो सर्विस रहा है उसके अंदर जो मुझे सरप्राइजिंग फैक्टर लगा वो ये कि आपने शुरुआत तो की इंडियन आर्मी में आर्टिलरी यूनिट से एज ए सोल्जर। बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस का आप हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एविएटर कैसे बन गए? कॉम्बैट एविएटर बनने की कहानी शुरू हुई एकेडमी से, जहां मेरे इंस्ट्रक्टर खुद एक एविएटर थे। ओके। और जब आप एविएशन कोर्स पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक सिल्वर का विंग मिलता है आपको जो आपके चेस्ट पे लगता है। ओके। एंड दैट विंग वाज रियली अपीलिंग। वो मतलब उसको देख के लगता था कि ये कुछ खास ही बैज है जो सीने पे लगा हुआ है। एंड उस टाइम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ये इकलौते एक इंस्ट्रक्टर थे। ओके। तो इट वाज नॉट कॉमन ऑल्सो कि सबके पास है, यहाँ आराम से दिख जाता है, ऐसा नहीं था। तो कुछ यूनिक था। सो इनिशियल जो अट्रैक्शन था वो उससे शुरू हुआ था। अच्छा। एंड जब फिर पता किया तो पता चला कि ऐसे हम कर सकते हैं एंड ये कोर्स है। सो फ्लाइंग डिड सीम एक्साइटिंग कि इसमें कुछ है अलग मजा। एग्जैक्टली। एंड इसकी सिलेक्शन भी थोड़ी टफ थी। इसके लिए स्पेशल रिकमेंडेशन और कोर्स ग्रेडिंग वगैरह चाहिए था। उसके बाद ही आप इसके लिए जा पाते थे। तो सर क्या, जैसे कि अब जब आप फील्ड में थे तो बहुत सारे ऑपरेशंस का आप हिस्सा रहे, बड़े बड़े ऑपरेशंस, तो उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर आप आए, मतलब जमीन से सीधा आसमान की बुलंदियों पर जो आप पहुंचे, तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाया? वो ऑब्वियसली मेरे यूनिट से सपोर्ट मिला मुझे। एंड इसके लिए 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है जो हमें करनी पड़ती है। ओके। स्पेशली हम अभी 1 साल की होगी, लेकिन उस टाइम पे 1.5 साल की होती थी जी। एंड जहाँ पे पहले हमें फिक्स्ड विंग प्लेन उड़ाना सिखाते थे। उसके बाद 6 महीने बाद आप फिक्स्ड विंग नॉर्मल एरोप्लेन से आप
हेलीकॉप्टर्स में कन्वर्ट करते थे। ओके, मतलब पहले आप एक नॉर्मल एरोप्लेन 2 सीटर, हाँ 2 सीटर ट्रेनर एरोप्लेन हम उड़ाते थे, और उसके बाद 6 महीने में जब आप एक एरोप्लेन उड़ाने में सक्षम हुए जी, तो आपको हेलीकॉप्टर्स में कन्वर्जन के लिए भेजा जाता था। ओके, क्योंकि एक एरोप्लेन आसानी से उड़ता है, हेलीकॉप्टर इतना आसानी से नहीं उड़ता, सो इसीलिए एरोप्लेन बेसिक है। अच्छा, और उसके बाद जब आप वो लेवल ले लेते हैं तब आप हेलीकॉप्टर्स पे जा पाते। यानी कि पहला जो स्टेज है, पहले आपको प्लेन उड़ाना क्वालिफाई करना होगा। करेक्ट। और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वापस यूनिट, अच्छा बाहर, हाँ वापस कोर्स वापस। आप, हाँ उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चांस अच्छा। नहीं मिल सकता, क्योंकि फ्लाइंग एक बहुत ही प्रिसाइज स्किल है। ओके, आप हवा में जाके कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, नहीं वो कर आपकी सकते। और आपके पैसेंजर्स और बहुत से लोगों की जानें उसमें जा सकती है। जी, सो काफी इसमें आपको मतलब साउंड होना पड़ता है, एंड बिल्कुल ओके, करेक्ट होना पड़ता है। तो वही जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग भी बहुत टफ है, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हैं एक स्टेज। जी, तो correct। सेकंड स्टेज पर जब आप आते हैं तो एक हेलीकॉप्टर आप उड़ाते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर के जो बेसिक फ्लाइंग तरीके हैं, कैसे उड़ाना है, क्या करना है, वो सिखाया जाता है। एंड अगेन उसमें भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, उनको डिफिकल्टी होती है, सो सेकंड स्टेज से भी वापस भेजा जाता है यूनिट में उनको। आपने पहला क्वालिफाई कर लिया, हाँ, लेकिन सेकंड नहीं कर पाए, तब भी आप वापस जाएंगे। हाँ, रिटर्न टू यूनिट, RTU बोलते हैं आर्मी में, तो अच्छा। RTU हो जाते हैं। ओके, रिटर्न टू यूनिट। हाँ, एंड उसके बाद जब आप सेकंड स्टेज के भी टेस्ट सारे क्वालिफाई कर लो, राइट, फिर आप फाइनल स्टेज में जाते हैं, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर पायलट जो आप बन के आए हैं, जी, वहां से आपको एक कॉम्बैट एविएटर बनाया जाता है। वाह, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ाना तो एक चीज है, बट जी। लड़ाई में उड़ाना या अपने मिशन के लिए उड़ाना, राइट, उसमें और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आपका स्किल बहुत ज्यादा होता है उसमें, जी, रिक्वायरमेंट। तो वो सब चीजें आपको लास्ट स्टेज में कॉम्बैट कोर्स में सिखाई जाती हैं। तो सर वो जो कॉम्बैट कोर्स आपने बताया, जो आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, वो नॉर्मल हेलीकॉप्टर ना होकर के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो आपको मिशंस में और मिलिट्री ऑपरेशंस में आपको उसको उड़ाना है। तो उसकी ट्रेनिंग तो आपने जिस तरीके से बताया कि अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग उसकी मेरे ख्याल तीसरा स्टेज भी है, तो सबसे ज़्यादा टफ वही रही होगी। किस तरह की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग टफ तो तीनों ही थी, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट स्टेज में जिसने कभी जहाज उड़ाया नहीं है उसके लिए तो जी। जहाज उड़ाना भी टफ है। सिमिलरली हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया तो वो भी टफ है। तो इट इज़ मतलब आपका हार्डवर्क और परसिवरेंस है जो आपको आगे लेके जाता है। जी, एंड सिमिलरली थर्ड स्टेज में भी आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना तो आता है, लेकिन जो स्पेशल आपके मनूवर्स हैं, जो जी। एरियल मनूवर्स हैं जो आपने करने हैं, जो कल को लड़ाई में आपकी या आपके को पैसेंजर्स की जान बचाएंगे, जी, वो एक आर्ट की तरह है। उस टाइम पे सीखना उसको किस तरीके से आपने अपने मशीन को गाइड करना है। गाइड करना है, बिल्कुल। मतलब मशीन को आपको अपने इशारों पर कैसे चलाना है, करेक्ट। और सेफली जाना भी है मिशन पर, और वापस भी आना है मिशन करके, मिशन अकम्प्लिश करके। करेक्ट। सर, तो अभी हम इसके बारे में और जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे ऐसे मिशन और बहुत ही एक्साइटिंग मिशन आपने किए हैं, जो मेरे लिए शायद एक्साइटिंग यहाँ बैठ करके हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही डेंजरस थे वो, जब आप फ्लाई कर रहे थे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद, और ये है देश का नंबर 1 रेडियो FM रेनबो। और हमारे साथ आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय दीप सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस शो में। शुक्रिया सर, हम अब आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमने बहुत एक्साइटिंग आपका जो है ये जाना कि आपने फील्ड से, एक फील्ड सैनिक से, एक आर्मी ऑफिसर से, एक सोल्जर से आप सीधे बन गए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एविएटर। तो उस पर हम बाद में आएंगे। जो आपने मिशन किए बहुत एक्साइटिंग थे वो, उसके लिए हम थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी बचा के रखेंगे। Okay. हम बात करेंगे कि अब जब आप आए फौज में तो शुरुआत कैसे हुई, मतलब रिश्ता ये जो था ये खून में था इसलिए, या आपका अपना एक मिशन, एक एम्बिशन इसमें शामिल था? मिक्स था। ओके, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक मिलिट्री फैमिली से हूँ जी, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो फौज में अफसर है। अच्छा, मेरे दादाजी वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। वो एक वेटनरी डॉक्टर थे, ओके, और वो उन्होंने सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कंटिन्यू करी। और उनके रिटायर होने से पहले पहले मेरे फादर भी आर्मी में कमीशन हो गए थे। वाह, और उसके बाद मुझे मौका मिला, आपको मौका मिला। एंड जब हम कॉलेज में होते थे तब मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो उस टाइम पे MBA का बहुत क्रेज था। अच्छा,
ज़्यादातर मेरे जो क्लासमेट्स थे वो MBA ही करना चाहते थे या अमेरिका जाना चाहते थे, मतलब यही था उसमें। बट समहाउ सेकेंड ईयर कॉलेज में मैं क्लियर था कि मैंने यूनिफॉर्म ही पहननी है। ओके। सो जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना है। हाँ, वो अपने आप ही इट केम इनटू मी एंड बस उसी पे मैंने, इनफैक्ट मैंने और कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया, कोई एग्जाम नहीं दिया फाइनल ईयर में, बस एक CDS का एग्जाम दिया। ओके। वो क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू आ गया और अकॉर्डिंगली मेरिट वगैरह बनती गई और अच्छा, इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज जब तक फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए मेरा कॉल लेटर हाथ में था। वाह। तो आपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। आपकी एज उस टाइम थी 21 साल, एम आई राइट? एज उस टाइम पे थी 20 साल। 20 साल। हाँ, वाह। 1.5 साल की ट्रेनिंग करके जब तक 21 साल के हुए तब तक हम कमीशन हो गए। कमीशन हो गए थे जी। तो सर आपका जो पहला जो पोस्टिंग थी, जब आप कमीशन हुए तो कहाँ आपको भेजा गया? राजस्थान सेक्टर में थी। राजस्थान। यस। ओके। तो अगर हम जैसे फिर आप आगे बढ़ते रहे अपने मिशन में, अपने करियर में, तो आपके साथ जो जुड़े हुए हैं आपके जो करियर में, जिनका एक मैं समझता हूँ कि बहुत अहम रोल रहा है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, 2 मिशंस जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, ऑपरेशन विजय 1999 और ऑपरेशन पराक्रम 2001। तो इन दोनों मिशंस में आप रहे, हिस्सा रहे इनका। तो इनको कैसे याद करते हैं और कौन सा आपके लिए ज्यादा यादगार है? देखिए, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन विजय के बारे में तो सब जानते हैं कि कारगिल की लड़ाई थी। जी। ट्रू, कारगिल की लड़ाई थी, बट कारगिल के अलावा भी बहुत जगह फौज बैठी हुई थी ऑपरेशन विजय में ही। जैसे मैं अपने यूनिट के साथ राजस्थान सेक्टर में था जी। और हमने वहाँ पे भी मतलब 6 महीना उस गर्मी में निकालना, कंपेयर नहीं कर सकते सर्दी के साथ, बट गर्मी में निकालना एक अलग तरीका, एक अलग एक्सपीरियंस है। जनरली तो सर ये कि बहुत ठंड थी वहाँ पर जब हम न्यूज़ सुन रहे थे। हाँ जी। 99 में जब वॉर चल रही थी, और आप बता रहे हैं कि उसका दूसरा पहलू ये था कि राजस्थान में जहाँ पर पोस्टिंग थी आपकी, वहाँ पर बेपनाह गर्मी थी। रेत के टीलों पे बैठे हुए हैं, तकरीबन 54-55 डिग्रीज टेम्परेचर तो मैंने खुद रिकॉर्डेड अपने सामने देखा हुआ है। एंड मतलब पसीना इतना ज़्यादा आता था, या उसके बाद नेचुरली जो गर्मी से रिलेटेड इश्यूज होते थे वो काफ़ी सारे थे। मतलब स्किन पर जो उसका असर होता है, अगर आप थोड़ा सा मतलब स्किन पे थोड़ी सी भी खुजली या इचिंग करते थे तो वो स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो स्किन कभी सूखता ही नहीं था, आपका गीला ही रहता था पूरा टाइम पसीने से। अच्छा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो पसीना रुकेगा नहीं, पसीना रुकता ही नहीं था, तो वो इमीडिएटली। और कई शुरू के जो दिन थे हमारे, क्योंकि मैं ऐसी एक यूनिट में था जिसका हमारा रोल डिफाइंड उस तरीके से नहीं था कि एक एरिया में जाना है। तो हम कई रात मूव करते रहे। अच्छा। एक एरिया से दूसरे एरिया हमें आदेश मिलता गया कि अभी इधर डिप्लॉय हो जाओ, उधर डिप्लॉय हो जाओ। सो पहले 2-3 रात तक तो निकल गया, मतलब उसके बाद फटीग, जो थकान बिल्डअप होना शुरू हुआ, अपने में भी लड़कों में भी। और मेरे पास जिस इक्विपमेंट थी, मेरे पास भारतीय तोपखाना की गन थी। अच्छा। 130 मिलीमीटर एक रशियन गन है। ये गन काफ़ी बड़ी है साइज में, ये तकरीबन 40 फीट जगह लेती है। तो 40 फीट? हाँ। और लड़ाई में क्या होता है कि जैसे ही आप जाते हैं, सबसे पहले आपको दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए उस गन के लिए खड्डा खोदना पड़ता है, ताकि ताकि वो ग्राउंड से नीचे हो जाए जी। और एक तो दिखे ना आसानी से, कैमोफ्लेज हो सकती है, और प्लस एनिमी की बम्बार्डमेंट से भी उसको रोका जा सके। सो ऐसी 6 गनें थी। अच्छा। सो प्लस यानी कि 6 बड़े गड्ढे आपने पहले करने थे, खोदने पड़ते हैं। जैसे ही आप जाओ, जैसे ही आपका गन आपका डिप्लॉय हो जाता है जी, तो आपको गन के लिए भी, अपने लिए भी, एम्युनिशन के लिए भी, सबको अंडरग्राउंड करने की कोशिश में खड्डे खोदने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए एक जगह और बस काम खत्म हो गया। अच्छा। आप इमीडिएटली अपना कस्सी बेलचा उठाते हैं और खोदना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो पूरी रात और दिन में भी हम जो कैमोफ्लेज नेट होता है उसके नीचे भी खोदते रहते थे, जितना ब्रेक लेके जैसे भी जी। और फिर मूव आ जाता था। फिर मूव करो अगले, फिर वही कार्रवाई दोबारा शुरू करिए, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस तरीके से। यानी कि जहां पर भी आप रुकेंगे वहां पर आपको ये काम करना है, और अगर ऑर्डर्स आ गए तो आपको फिर आगे बढ़ जाना, उसको वहीं छोड़ करके नेक्स्ट जगह चले जाना है। उसमें क्या हुआ कि गर्मी तो थी ही थी जी, प्लस जो हमारा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट होता है, पानी, राशन, तेल जी, वो उस टाइम पे
क्योंकि प्रोसीजर नया था तो उस टाइम पे वो हमारे साथ कैचअप नहीं कर पा रहा था। हम जहाँ पे हम शुरू करते जी, थोड़ी देर बाद वहाँ से मूव कर जाते। सो जो गया हुआ था पानी लेने के लिए वो उसको पता नहीं होता था कहाँ आना है, क्योंकि हम वहाँ से मूव कर चुके हैं। ओके, या जो मतलब उस तरीके से तो जी। इनिशियल कुछ डेज काफी टफ थे, जब तक मतलब लड़ाई का हालात काफी नाजुक हालात था, तो उस टाइम पे तो काफी ज्यादा टफ थे। एंड देन थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ। ओके, तो ये तो हुई बात ऑपरेशन विजय कि जिस तरीके से आपने उसमें अपना तैयारियां की, उस सिचुएशन में आपने मिशन किया, और उसके बाद फिर ऑपरेशन पराक्रम में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? ऑपरेशन पराक्रम जो कि पार्लियामेंट अटैक्स के बाद फुल स्केल मोबिलाइजेशन था। ये 71 वॉर के बाद इंडियन आर्मी का पहला फुल स्केल मोबिलाइजेशन था। तकरीबन सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए थे और छुट्टी से लोगों को रिकॉल कर दिया गया था जी। और ये मोबिलाइजेशन होने के बाद तकरीबन ये मोबिलाइजेशन ऑन ग्राउंड हमारा 10 महीने रहा। ओके, जो 10 महीने तक जो जितनी भी आर्मी की यूनिट्स डिप्लॉयड थी फ्रंट में, ये 10 महीने तक बाहर डिप्लॉयड थी। सो एक तरीके से मतलब आपको आदत पड़ गई थी उधर रहने की। और इसमें भी क्योंकि ये फुल स्केल मोबिलाइजेशन था, इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी की भी हुई थी। अवेलेबल है उसका इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। एंड काफ़ी लोगों ने इसमें भी हालांकि वॉर नहीं हुआ, बट काफ़ी लोगों ने इसमें भी बलिदान दिया अपना। जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि 71 के बाद से ये फुल स्केल एक तरह से वॉर थी, मोबिलाइजेशन थी 2001 के ऑपरेशन पराक्रम में जी। तो इसमें कुछ उस तरीके की सिचुएशन सामने आई जो बहुत टफ थी, या कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आता हो आज भी, आपको मतलब सिहरते हैं आप अंदर से, आपको डराता हो? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर डराने वाला नहीं था, बट ये था कि उस टाइम पे जिम्मेदारी बहुत थी। एंड जैसे माइन लेइंग वगैरह भी करते थे हम लोग एंड उस टाइम पे। एंड क्योंकि ये एक तरीके से फुल, जैसे मैंने बताया, फुल स्केल मोबिलाइजेशन था, तो ये दुश्मन के बिल्कुल पास जाके भी हम आर्टिलरी का जो ऑब्जर्वेशन का रोल होता था हमारा, तो वो सारा हमें करना पड़ता था। तो बिल्कुल नजदीक जाकर के, बिल्कुल एज नियर एज पॉसिबल, बिना डिटेक्ट हुए जाके अपने आर्टिलरी के जो भी हमें कार्रवाई करनी होती है जी, वो सारा हम करके आते थे। तो रोज सुबह 2-2:30 बजे निकलते थे और सुबह होने से पहले उसको चेक करके अपना कार्रवाई करके पूरा वो सारा करके हम आ पाते थे, वापस आते थे। जी जी। तो पूरी रात का ये मिशन चलता था? हाँ, ये शुरू के तो काफी महीने यही चला था। इवन देन जब बाद में थोड़ा सा हालात ठंडे हुए, बट हमारी डिप्लॉयमेंट्स तो फिर भी वहीं रही। जैसे मैंने बताया 10 महीने इंडियन आर्मी 10 महीने तक हाँ मतलब पूरा ये बॉर्डर पर थी और मिशन जारी था। हाँ, ऐसा क्योंकि एक आम जनता, ये से हम अपनी बात करें तो हम जो देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षित हैं, तो वो इसलिए क्योंकि सीमा पर आप और आप जैसे और जवान जो हमारे सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो लगातार दिन और रात सब तरह की सिचुएशंस में, भले बहुत ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसमें वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि देश और देशवासी सुरक्षित रहें। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और ये सैल्यूट है हमारे आर्मी ऑफिसर्स को और आपको। थैंक यू सर। हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। वन 102.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान, हमारे विशेष अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अजय दीप सिंह। और हम बात करें हमारे आज के मेहमान से, हम सबसे पहले सर आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैसेजेस, मैं जैसे कह रहा था कि बहुत सारे आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो मैं कुछ पढ़ के सुना दूँ जी। सर, ये मैसेज आया है शंकर लोधा का, ककरोला द्वारका, नई दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत, लेफ्टिनेंट जनरल को सल्यूट, और योर ब्रेवरी अगेंस्ट द एनिमी इज डिवोटेड टू योर लाइफ टू द कंट्री। ऑल्सो सल्यूट आवर सोल्जर्स हु एंगेज सेव आवर कंट्री फ्रॉम एनिमी। एक्चुअली यू आर लिविंग इन आवर हार्ट। सर, ये इनका कहना है, मतलब आप, सच बात ये है कि हम जो देशवासी हैं वो आपके दम पर ही जो है सांस ले रहे हैं, और आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो वही बात उन्होंने कही, आप हमारे दिलों में रहते हैं। और इसके अलावा एक मैसेज है, ये कह रहे हैं वेलकम टू द शो विद फ्लावर्स, और अजय सर को, मतलब आपको ये बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं अंशी शर्मा, हसनापुर, मेरठ, यूपी से। और उसके अलावा मैसेज है उमेश इंदानी का, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, ये कह रहे हैं। उसके अलावा जय हिंद सर, वी वांट टू लिसन, देश मेरे
तेरी शान पे। तो हमने सर ये सुना दिया इनको पहले ही। नीता बावसर हैं गुंजन वाघमारे, सोनल धूमल, औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये इन्होंने किया है मैसेज। और इसके अलावा मैसेज है और ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है, एनर्जी। जब भी हम बात करते हैं हमारे सिपाहियों की, हमारे सोल्जर्स की, ये हैं हमारे हीरोज। आई सल्यूट टू अजय दीप सिंह सर, यू आर रियली सिंह सर, जय हिंद। आरती मिश्रा है सर ये लखीमपुर खेड़ी से। तो ये मैसेज अभी तो मैंने आपको चंद ही सुनाए हैं सर, और भी हैं। दीपा पालकर का है मुंबई से मैसेज। अजय दीप सर ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में शामिल रहे हैं, हमारा सल्यूट है सर आपको, ये कह रही हैं। उसके अलावा प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स एंड द फैमिलीज, वंडरफुल प्रोग्राम। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन मैसेज जाहिर है हमारे पास आया है। आर्मी में भारतीय होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं फिरोज सिग्नापुरिया, ग्रांड रोड मुंबई से। और एक मैसेज है प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज बाय मिष्टू कौर। और उसके अलावा मैसेज है जय हिंद, इन्होंने लिख करके भेजा है। और हम आगे बाकी जो मैसेज हैं वो लेंगे। सर जैसे एक सवाल था, हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो प्रोसीजर होता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, क्या होता है प्रोसीजर, अगर हम सिंपली बात करें तो? देखिए, एंट्री अलग अलग होता है, ऑफिसर लेवल एंट्री एंड एज अ जवान अगर आप एंट्री करना चाहेंगे जी। सो ऑफिसर्स के लिए अगर आप 12वीं से शुरू करेंगे तो एनडीए की आप एग्जाम परीक्षा दे सकते हैं, और उसके बाद आप आईएमए में आ जाएंगे। अदरवाइज सीडीएस का परीक्षा होता है जी, जिससे आप आईएमए या ओटीए के अंदर आप एंट्री गेन कर सकते हैं। ठीक है। एंड एनसीसी एंट्री भी होता है, एक टेक्निकल एंट्री भी होता है फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट्स। राइट, देयर आर मेनी एंट्रीज, मतलब अलग अलग इसमें भी डिपेंडिंग आप किस डोमेन से हैं, किस डोमेन किस तरीके से आप जी करना या आपका जो इंटरेस्ट है आप उस पर किस तरीके से इसमें। सर कोई हम जान सकते हैं क्या कोई वेबसाइट वगैरह ऐसी जिस पर अप्लाई कर सकें? जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और आप एप्लीकेशन का प्रोसीजर जिस तरीके से बताया लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने, आप उस तरीके से कर सकते हैं। सर हम वापस आते हैं और हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जिस तरीके से हमने बात की थी कि आप ग्राउंड से सीधे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे, आप बने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एविएटर, और बहुत ही ग्रूलिंग जो ट्रेनिंग थी 1.5 साल की, उसको आपने क्वालिफाई किया, तब आप बन पाए। आपने ना सिर्फ J&K में फ्लाई किया, लद्दाख में आपने मिशंस किए, और साथ ही साथ जो कहा जाता है कि जो हाईएस्ट जो पीक है सियाचिन ग्लेशियर में भी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि बाकी सब से यहाँ पर फ्लाइंग करना कितना अलग और कितना अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, कितना टफ होता है, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? सियाचिन को वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड कहते हैं, और उसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ हैं हमारे सोल्जर्स को जो फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। एंड जो हेलीकॉप्टर्स हम फ्लाई करते थे, जो चीता हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हैं, एक्चुअली एक फ्रेंच हेलीकॉप्टर था, लामा हेलीकॉप्टर। यूरोप में इतनी ऊंची पहाड़ियाँ कहीं हैं नहीं, सो उनका जो ऑपरेटिंग लिमिट है वो 15-16 हज़ार फीट या 17 हज़ार फीट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एट सियाचिन वो 20,000 फीट भी क्रॉस करती हैं कई बार। एंड सो वो मशीन पहली बात तो डिज़ाइन नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन आर्मी एविएशन कोर वहाँ पे उसको उस तरीके से अपने प्रोसीजर्स को उस तरीके से अडेप्ट कर चुकी है इतने सालों में, इतने तरीके से अपनी एविएटर्स की ट्रेनिंग के साथ। बहुत वहाँ पे भी बहुत हमें क्लियरेंसेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज इट इज़ इट्स वेरी डेंजरस ओवर देयर। सो ऐसे ही कोई नौसिखिया पायलट, एकदम से फ्रेश पायलट जो है वहाँ नहीं जा सकता, वो नहीं फ्लाई कर सकता। हाँ, वो काफ़ी क्लियरेंसेस और काफ़ी उनकी प्रैक्टिस सॉर्टीज होती हैं, क्लियर होने के बाद ही, एक इंस्ट्रक्टर से क्लियरेंस होने के बाद ही आप वहाँ जा सकते हैं जी। और वहाँ पे इशू ये है कि आर्मी एविएशन या एरियल सप्लाई बहुत ज़रूरी है फॉरवर्ड पोस्ट पे आपको कोई भी चीज़ पहुँचाने के लिए। एक जवान जो कई बारी एक जेरिकैन केरोसिन के लिए तरसता है 3-3, 4-4 दिन तक, क्योंकि सब चीज़ वो केरोसिन पे ही, उसका स्टोव वही है, उसी से उसको गर्माहट मिल रही, उसी से वो पानी पिघाल रहा है, उसी में वो अपने पानी के अंदर वो खाने के पैकेट पिघला के खाना बना रहा है, वही उसकी रोशनी है, क्योंकि वो स्टोव जो जल रहा है वो रोशनी भी बिल्कुल। और उस ऊंचाई पे तो 24 घंटे स्टोव चलता है उसका जो होता है, तो जाहिर है फ्यूल भी उतना ही चाहिए उसको जलाने के लिए, चाहिए उसको, एंड राशन चाहिए। एक छोटा सा अगर दांत में भी दर्द होता है तो उस ऊंचाई पे बैठे हुए 20,000 की ऊंचाई पे बैठे हुए उस पोस्ट पे उसको वो दर्द भी अनबेरेबल हो जाता है। सो इवैक्यूएशन भी करना वहाँ, क्योंकि मिशन भी
करना है, हाँ, और आपको अपने आप को भी तैयार रखना है और संभाले रखना है। करेक्ट। सो फ्लाइंग के लिए चैलेंजेस बहुत हैं वहाँ पे। जी। एट रेरिफाइड एटमॉस्फेयर आपके हेलीकॉप्टर में उतनी पावर नहीं होती है कि आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वेट ले जा सकें, जी, लेकिन आपने मिशंस भी करने हैं। बिल्कुल। एंड जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं वो बिल्कुल ही जो साल्टोरो रिज है उसके मतलब सामने ही पाकिस्तान वाले बैठे हैं। अच्छा। आप कई पोस्ट पे तो आपको सामने दिख रहा है पाकिस्तानी पोस्ट या दुश्मन की जो पोस्ट है। सो चैलेंजेस तो वहाँ काफ़ी है रेरिफाइड एटमॉस्फेयर की वजह से, और पावर टू वेट रेशियो जो आपका जी। हेलीकॉप्टर का होता है, जी, उसमें उतनी जान नहीं बचती उस ऑल्टीट्यूड में कि ज़्यादा वेट उठा सके या अच्छा। ज़्यादा ड्यूरेशन पे वो कर सके। तो सर ये सब जिस तरीके से आपने टफ सिचुएशंस बताई, इस सिचुएशन में जहां पर आपने बात करी कि ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन जो है, तो किस तरीके से ये मिशन फिर पूरे किए, क्योंकि आपने बताया कि ये हमें ही एक्सपीरियंस होता है, ये क्योंकि यूरोप में इतनी ऊंची पहाड़ी नहीं है, हमें ही एक्सपीरियंस होता है 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के हम फ्लाई कर रहे हैं, मिशन पूरा कर रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं रेस्क्यू करके या अपना मिशन पूरा करके। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है कि जब आप उस सिचुएशन पर गुजरे हों तो आपको किस तरीके का महसूस हुआ, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मतलब एनिमी, मतलब जब आपके अराउंड और आप पर हमला भी किया जा सकता हो। कुछ पोस्ट हैं वहाँ पे जो बिल्कुल ही एनिमी के ऑब्जर्वेशन में है और सामने ही है जी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप हेलीकॉप्टर अप्रोच कर रहे हैं हेलीपैड के ऊपर, और हेलीपैड वहाँ पे काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब क्योंकि जगह की कमी है। जी। सो आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर आप ठीक से उस हेलीपैड पे नहीं लैंड कर पाए तो आप आगे जाके दोबारा आ सको, नहीं, क्योंकि अच्छा। आगे तो दुश्मन है। राइट। सो आप, और जस्ट बिफोर द हेलीपैड भी खाई है। अच्छा। सो बिल्कुल प्रिसीजन के साथ आपको उस हेलीपैड पे उतने पावर के साथ आपने पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब आप आपके पास शायद 2 मीटर आगे या पीछे जाने का ही जगह है, उतना ही है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती वहां पे। और अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में जब आप फ्लाई कर रहे हैं मिशन के लिए, रेस्क्यू मिशन के लिए, और कोई अटैक अगर होता है, तब आपकी क्या, मतलब आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उस टाइम पर, क्योंकि आपको अपने आप को भी सेफ रखना है और मिशन भी पूरा करना है। करेक्ट। सो अगर बाय चांस अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो हमें सिखलाई हुई मनूवर्स होते हैं जी। उसको हम इख्तियार करते हैं। अच्छा। उस हिसाब से हम अपना पहले इवेजिव एक्शन ले लेते हैं, एंड देन नेक्स्ट क्या हमने प्रोसीजर फॉलो करना है। जी। या तो उसका हमने स्पॉट चेंज करना है या जो भी और हमारे जी सिखलाए हुए जैसे आपने बताया कि जो मैन्यूवर्स होते हैं उसको आप अप्लाई करते हैं, यानी कि पहाड़ियों के बीच में से आपको निकलना होता होगा हेलीकॉप्टर को लेकर के, और जो दुश्मन उधर से हमला कर रहा है उससे भी बचना होता होगा। ट्रू। तो कोई ऐसा आपको याद आता है इंसिडेंट, जैसे हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे बात करूं कि हम कोई फिल्मी सीन जब देख रहे होते हैं तब हम ऐसा देखते हैं, आपने उसको रियल में फेस किया है? JNK में जब मैं पोस्ट हुआ था 2002 में, तब LC फायरिंग होती थी काफ़ी ज़्यादा। सीज फायर उस टाइम पे नहीं हुआ था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा फायरिंग होती थी डेली। और JNK में हालात उस टाइम पे भी काफ़ी ख़राब थे, टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ होती रहती थी। क्योंकि मुठभेड़ होती रहती थी, अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज़ भी होती थी, और उन कैजुअलिटीज़ को ऑपरेशन साइट्स से निकालने के लिए हम लोग ऑन एवरी डे वी यूज्ड टू बी ऑन कॉल, मतलब 7 दिन जी। और फर्स्ट लाइट टेक ऑफ होता था, मतलब जैसे वो भोर होती है उस टाइम पे हम टेक ऑफ कर जाते थे। ओके। अंधेरे में आके अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके चेक्स करके वेट करते थे, जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ 50 मीटर 100 मीटर जी आपने फ्लाई करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो कैजुअलिटी रात की वेट कर रही है तो हमें फील होता था कि एक एक मिनट कीमती है उसके लिए। बिल्कुल। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम गए हैं जहाँ पे वहाँ पे ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अच्छा। और हमें दिख रहा है हमारे साथ में कि कुछ RPG बर्स्ट हो रहा है, या कुछ यू कैन मेक आउट कि यहाँ पे एक्शन चल रहा है, साथ में बिल्कुल गोलियां हो रही है। और हेलीकॉप्टर क्योंकि एक इजी टारगेट, एक बड़ा टारगेट है। एग्जैक्टली। सो वो उनको लगता है कि अगर हेलीकॉप्टर गिरा दिया तो बहुत ही बड़ी चीज होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए, दुश्मन के लिए हो जाएगी। उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो अपने सिखलाए हुए तरीके से हम कार्रवाई करते थे, और भगवान ने भी साथ दिया कि सब ठीक ठाक निकल गया वहां से। क्या बात है सर, मतलब हमें ये सोच करके सुन करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपने उसको फेस किया बैटल फील्ड में, दुश्मन का सामना करते हुए रेस्क्यू भी किया अपने सोल्जर्स को जो वहां पर जख्मी पड़े थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मतलब जोश से भर देने वाली बात है हमारे सिर्फ सुनने के लिए, और आपने तो उसको किया है। सर यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर रोक करके ये बताना चाहूंगा कि आपके कुछ दोस्तों के जरिए से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बैटल फील्ड की नहीं है, वो आपकी कॉलेज फील्ड से कह सकते हैं,
या उस दौर से है जब आप कॉलेज में हुआ करते थे। ओके। दोस्तों के साथ मस्तियां भी हुआ करती थी और दोस्तों के साथ कुछ शरारतें भी हुआ करती थी। अच्छा। तो इसी बीच में ये जब हमारे पास बात पहुंची है आपके किसी दोस्त से, तो एक सरप्राइज भी है आपके लिए। संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और ये है संदेश टू सोल्जर्स ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो पर। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय दीप सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे इस शो में, जो 4 चांद लग गए हैं आपके यहाँ होने से। थैंक यू सर। हम अब आगे बढ़ करके बात करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे आपके अपॉइंटमेंट और भी रहे हैं जो आपने बताया। इंडियन आर्मी के साथ आपने एविएशन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एविएटर भी आप रहे। उसके अलावा आपका अपॉइंटमेंट रहा ऑफिसर कमांडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट ऑफ अ मिलिट्री स्टेशन, प्रिंसिपल एडवाइजर टू द हेड ऑफ सर्विस रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड इंस्ट्रक्टर इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। और आपका जो लास्ट अपॉइंटमेंट था मिलिट्री पुलिस में जी। तो उसका एक्सपीरियंस आप, क्योंकि ये एक नया अध्याय, तीसरा अध्याय जुड़ा है आपके पूरे करियर में, पूरे प्रोफाइल में जी। तो ये एक नई शुरुआत, ये क्या थी? मिलिट्री पुलिस एक जिस तरीके से नॉर्मल पुलिस होती है, Okay. आपने देखा होगा जैसे हमारे आसपास जो पुलिसकर्मी हम देखते हैं। करेक्ट जी। तो डिफेंस फोर्सेस के जो पर्सनल हैं उनके लिए क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं अगेंस्ट Okay. अरेस्ट एंड अदर थिंग्स, एंड क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती हैं, सो डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए भी जैसे मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस एक स्पेशल कोर है जी। जो मोरल एंड डिसिप्लिन की रखवाली है इंडियन आर्मी की। ओके। तो लॉ एंड ऑर्डर आपकी जो ड्यूटी थी यहाँ पर मेंटेन रखना जी। तो उस पर मतलब आप जो है सबको कंट्रोल करते थे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को, जो आपकी जो 4 अलग अलग मिलिट्री बेसिस थी वहां पर। जी करेक्ट। हमारे क्या होता है, जो भी ऊपर से हुक्म आते हैं, जो भी आर्मी के प्रेवलेंट ऑर्डर्स हैं जी। उस हिसाब से इंश्योर कराना कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल हैं जी। एक तो उनको पता हो इन ऑर्डर्स का, Okay. और उस हिसाब से मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रहे Right. उसके अंदर। तो ये मिलिट्री पुलिस का काम रहता है। एंड लड़ाई में बहुत ज़्यादा हमारा रोल आ जाता है क्योंकि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी एक तरीके से हमें देखना पड़ता है। अच्छा। एंड अपने प्लस जो भी गाइडेंस होती है फॉर जो लोग फ्रंट की तरफ जा रहे हैं, गाड़ियाँ और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्रंट की तरफ जा रहा है, यहाँ वापस पीछे किसी तरफ जा रहा है, अच्छा। किसी भी कारण से रिफिलिंग के लिए या रिप्लेनिशमेंट के लिए जी। तो उनको भी गाइड करना वगैरह, वो सारा कुछ मिलिट्री पुलिस का काम होता है। ओके। हालांकि हमने इस चीज़ को उतना नहीं सोचा, जैसे आपने बताया कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के लिए भी वो मेंटेन करना भी आपका ही काम होता है, और ये सब चीज़ें जैसे आपने बताया कि जो लॉजिस्टिक्स हैं और ये सब चीज़ों को भी आपने देखना होता है जी। और फिर प्लस आपने बताया कि जो हमारे पर्सनल है मिलिट्री पर्सनल्स, उनका डिसिप्लिन और उनका जो है रख रखाव, वो सब चीज़ें भी। करेक्ट। तो सर ये नया एक्सपीरियंस जो था ये भी उतना एक्साइटिंग था क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा। बिकॉज कोई भी एक्सपीरियंस आपको अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो एक्साइटिंग तो होता ही है, क्योंकि आप कुछ नया चीज सीख रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, एज अ पर्सन यू आर ग्रोइंग। Exactly. इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सेवा लगातार जारी है मिलिट्री के अंदर, बिल्कुल, किसी भी सूरत से, लेकिन सेवा लगातार जारी है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि इतना सब कुछ आपने किया लेकिन सीखा भी, और मैंने ये पढ़ा था आपके बारे में कि आप उसके साथ साथ जो आपने सीखा अब आप बाकी लोगों तक पहुंचाते भी हैं अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग के जरिए से, और जो आप लीडरशिप स्किल्स के बारे में बच्चों को और जो यूथ है उसको गाइड करते हैं जी। तो हम उसके बारे में मेरा ख्याल है कि बात करेंगे, अभी हमारे पास समय बचेगा। संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अजय दीप सिंह, और यहाँ पर सर मेरे पास मैसेज जो है बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन मैं चंद को लेना पड़ेगा वरना नाराज हो जाएंगे हमारे जो लिसनर्स हैं। ये काफ़ी देर से मैसेज आया हुआ है, कह रहे हैं जय हिंद सर फ्रॉम राजेश हैप्पी खन्ना ईश्वर कॉलोनी जलंधर से। और भी मैसेज हैं, सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स, उपराज सिंह हैं ये। बहुत सारे मैसेज मैंने ले लिए लेकिन और नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बस समअप करना चाहूँगा सर। और मैं जानना चाहूँगा आखिर में कि जिस तरीके से आपने बताया कि आपने जो कुछ कहा कि जो आपने सर्व किया इंडियन आर्मी में और एविएशन में, प्लस उसके अलावा आपने जो है मिलिट्री पुलिस में, प्लस चौथा आपका जो था एक कि आप मोटिवेशन स्पीकिंग और लीडरशिप स्किल्स पर भी आप बात करते हैं, लोगों को जाकर के, यूथ को जाकर के मोटिवेट करते हैं। तो वो एक और एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा? हमारे यूथ, दैट इज आवर एक्चुअली आवर ट्रेजर, बिकॉज राइट, हमारे पास यूथ बहुत हैं और मोटिवेटेड भी बहुत हैं। वो उनके पास वो है करने को, उनको बस डायरेक्शन चाहिए। हाँ, डायरेक्शन चाहिए। हाँ, सो उस तरीके से मेरे को लगता है वो मैं कनेक्ट अगर कर पाऊँ तो
जी। उनके लिए फायदा होता है और देश के लिए भी डेफिनेटली फायदा सर। होगा। कर्नल साहब, आखिर में बिल्कुल बस चंद सेकंड बचे हैं कि आप कुछ एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, जी। तो वो एनजीओज जो हैं उनके लिए आप किस तरीके से मतलब अपना समय देते हैं, किस तरीके से आप उनके, जैसे द चैलेंजिंग वंस और 100 मेडल्स? जी, द चैलेंजिंग वंस पैराप्लेजिक लोगों के लिए एक बहुत ही निस्वार्थ एनजीओ है जी। जो हमारे भाई बहन जिनके पास कोई अंग नहीं होता है, अच्छा। उनके लिए निस्वार्थ तरीके से काम करती है। तो मैं अपना जो भी टाइम या रिसोर्सेज हो सकता है, जैसे जो भी मेरे को मोटिवेशनल टॉक्स के द्वारा जी। मिलता है, मैं अपनी तरफ से उनको दे देता हैं। हूँ। हाँ, राइट सर। ताकि उनका थोड़ा सा फायदा हो जाए। Great, और एक sir. 100 मेडल्स जो है जी। वो पैराप्लेजिक एंड रॉ टैलेंट, जो फ्रेश टैलेंट है जी। बच्चों का टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है। तो मैं उसके अपनी लिए तरफ से भी उनको राइट सर करता हूँ। सर, थैंक यू सो मच। हमारे पास समय की कमी है और बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की। हमारे साथ थे लेफ्टिनेंट कर्नल अजय दीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM रेनबो, दिल से दिल तक।